हाँ जी, एक बार फिर से राजस्थान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना शुरू किया था। आज हम आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हमने विस्तार देख लिया था। अब हम देखेंगे टाइम पीरियड, समय निर्धारण, टाइम पीरियड, समय काल, समय काल, टाइम पीरियड। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो कार्बन डेटिंग पद्धति C14 जिसे कहा जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति C14, उसके आधार पर देखा जाता है। जो समय जो निर्धारण है वो किसके आधार पर देखा जाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे C14 भी कहते हैं, C14 भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 कहते हैं। उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो टाइम पीरियड देखा जाता है। इस कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2350 से 1750 BC। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2350 से 1750 BC। सर जॉन मार्शल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है 3250 से 2750 BC। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है 3250 से 2750 BC। एक अभिलेख है सारगोन अभिलेख जो मध्य एशिया में स्थित है। सारगोन अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 3250 से 2750 BC। सारगोन जो अभिलेख है उसके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो भी 3250 से 2750 BC के आसपास का जो है बताया है। ये सारगोन अभिलेख जो है मध्य एशिया में स्थित है। सारगोन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया में स्थित है। सारगोन अभिलेख मध्य एशिया में स्थित है। हमने शुरू किया था समय का टाइम पीरियड, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 भी कहा जाता है उसे। इसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 BC। सर जॉन मार्शल और सारगोन अभिलेख के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका टाइम पीरियड 3250 से 2750 BC। ये सारगोन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया में स्थित है। एनसीईआरटी के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 BC से 1900 BC। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 BC से 1900 BC। तो हमने देखा समय काल जो है कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के तहत जो के अनुसार जो है निर्धारित किया जाता है। इसके कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2350 से 1750 BC। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 और सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750। एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 BC जो है क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो बताया। और आगे देखते हैं। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनका उत्खनन किया तो वहां से हमें उत्खनन के दौरान जो है वो कपाल मिले, वहां से कंकाल जो है वो मिले। उन कंकालों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका अनुमान लगाया जाता है कि वो 4 प्रकार के थे। इनके आधार पर प्राप्त अवशेष जैसे कंकाल, कपाल, इन अवशेषों के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो 4 प्रकार के थे। और ये 4 प्रकार के कौन कौन से थे? पहले प्रोटो एस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन
और भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। हमने देखा कि प्राप्त अवशेषों सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों से अवशेष प्राप्त हुए वो कंकाल और कपाल, इनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, दूसरा है मंगोलाइट, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है भूमध्य सागरीय। ये जो भूमध्य सागरीय है ये सबसे अधिक संख्या में जो हमें मिले हैं वो है भूमध्य सागरीय। सबसे अधिक संख्या में हमें मिले भूमध्य सागरीय। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जो भूमध्य सागरीय हैं यही क्या है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो आईबीसी है के क्या है संस्थापक माना जाता है। भूमध्य सागरीय जो है उनको अधिक संख्या में होने के कारण जो आईबीसी का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार के जो है व्यक्ति जो लोग पाए जाते थे, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। जो सबसे अधिक थे वो भूमध्य सागरीय थे। आईबीसी के संस्थापक जो है उनको कहा जाता है, निर्माता जो है आईबीसी का कहा जाता है। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण जो है वो स्थल, मेन जो स्थल देखते हैं। प्रमुख स्थल, आजादी से पहले जो स्थल, जिन स्थलों का उत्खनन किया गया था वो आजादी के बाद पाकिस्तान में चले गए थे। ऐसे उन स्थलों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो स्थल थे, उनमें सबसे पहला जो स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में मोंटगोमरी जिले में स्थित था। जो वर्तमान में उस मोंटगोमरी जिले का नाम परिवर्तन करके उसको क्या करते हैं, साहिवाल, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कर दिया। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में वर्तमान में स्थित है। ये जो हड़प्पा स्थल था इसका उत्खनन जो है कब किया था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित था। उस जिले का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, साहिवाल जो है जिला कर दिया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का किया उत्खनन किया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य जो है हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनमें हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से जो है 6 अन्नागार एक साथ मिले हैं। अनाज रखने के जो भंडार थे वो हमें कितने मिले, 6 एक साथ मिले। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। साक्ष्य यहाँ से 6 अन्नागार एक साथ मिले, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह क्या है, उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी। यहाँ से मजदूर आवास हमें मिले हैं, मजदूर आवास, मजदूर आवास मिले हैं। सहस्तिक के चिन्ह मिले हैं,
स्वास्तिक के चिन्ह यहाँ से प्राप्त है। हड़प्पा स्थल, सबसे पहला जो हमने देखा वो हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, जिस उस जिले का नाम अभी परिवर्तित करके कर दिया, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कर दिया 1921 में। दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा का उत्खनन किया था। साक्ष्य हमें यहाँ से एविडेंस जो मिले हैं वो 6 अन्नागार एक साथ मिले हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि जो ये है वो उर्वरता की देवी थी, गोडेस ऑफ फर्टिलिटी। मजदूर आवास, लेबर हाउस जो हमें मिले, स्वास्तिक के चिन्ह, सिंबल ऑफ स्वास्तिक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं और हमें क्या क्या साक्ष्य जो है वो मिले हैं। यहां से हमें प्राप्त हुआ शंख का बना बैल, शंख का बना बैल यहां से प्राप्त हुआ, शंख का बना बैल यहां से प्राप्त हुआ है। और तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण यहां से प्राप्त हुआ है। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण, तांबे का ताबीज, कॉपर मिरर, कॉपर एमुलेट, शंख का बना बैल। ये हो गया हमारा हड़प्पा सेंटर। अब देखते हैं आगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग जो है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था वो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है साक्ष्य। हमें यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? हमें यहाँ से मिले हैं विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत। साक्ष्य हमें मिला विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद हमें मिला विशाल स्नानागार, ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, सार्वजनिक सबसे महत्वपूर्ण इमारत, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत। ये जो विशाल स्नानागार था इसका जो आकार था वो था 39
इंटू 23 इंटू 8 फीट, 39 23 इंटू 8 फीट, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत। इसका जो आकार था वो था 39 23 इंटू 8 फीट। ये जो विशाल स्नानागार था इसके उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया, जिप्सम और बिटुमिनस, जिप्सम एंड बिटुमिनस, जिप्सम एंड बिटुमिनस का प्रयोग किया। पानी, विशाल स्नानागार में पानी की पूर्ति के लिए जो है कुएं, पास में कुआं बना हुआ था, कुआं बना हुआ, पास में जो है क्या बना हुआ था, कुआं बना हुआ था। साक्ष्य में मिला विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की, विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत। इसका जो आकार था वो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम और बिटुमिनस का लेप किया गया था और पानी की पूर्ति के लिए, जलापूर्ति के लिए कुआं बना हुआ था। विशाल स्नानागार जो था उसके चारों तरफ बरामदा था, चार तरफ जो थे बरामदे थे और तीन तरफ हमें मिला है कक्ष, क्या मिले, रूम जो है मिले हैं बरामदे के पीछे, बरामदे के पीछे हमें क्या मिले हैं, रूम मिले हैं, तीन तरफ कक्ष मिले हैं बरामदे के पीछे। चारों तरफ जो है स्नानागार के चारों तरफ क्या था, बरामदा। पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम बिटुमिनस का लेप किया गया था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। इसका जो आकार था वो था 39 23 इंटू 8 फीट, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत। जलापूर्ति के लिए कुआं बना हुआ था। सर्जन मार्शल थे, सर्जन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की आश्चर्यजनक इमारत कहा था। उस समय की, तत्कालीन समय की जो क्या थी, आश्चर्यजनक इमारत, आश्चर्यजनक इमारत कहा था। सर्जन मार्शल ने आश्चर्यजनक क्या कहा था, इमारत कहा था। हमने देखा विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार। अब आगे देखते हैं। हमें यहाँ से जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है। ये जो थी, ये मूर्ति जो थी, ये भारतीय नृत्य की त्रिभंगा शैली, भारतीय नृत्य की त्रिभंगा शैली, भारतीय नृत्य की त्रिभंगा शैली में थी। यह जो मूर्ति थी ये नग्न अवस्था में थी। इसके एक हाथ में चूड़ी और दूसरे हाथ में क्या था, कड़ा, और गले में हार था। हमने कांसे की नर्तकी की मूर्ति देखी जिसमें भारतीय नृत्य की त्रिभंगा शैली में ये मूर्ति थी, नग्न अवस्था में थी। एक हाथ में चूड़ी, दूसरे हाथ में कड़ा पहना हुआ था, गले में क्या था, हार। ये जो मूर्ति थी इसका जो निर्माण किया गया था वो था लोस्ट टेक्निक, लोस्ट वैक्स टेक्निक
द्रवित मोम विधि, द्रवित मोम विधि, द्रवित मोम विधि, लोस्ट वैक्स टेक्निक, द्रवित मोम विधि के द्वारा कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किया गया था। यह भारतीय नर्तकी त्रिभंगा शैली में थी, नग्न अवस्था में मिली, एक हाथ में चूड़ी, दूसरे हाथ में कड़ा पहना हुआ था, गले में हार पहना हुआ था। ये हमने देखा कांसे की नर्तकी की मूर्ति। हमें यहाँ से एक मिली है योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति। योगी की मूर्ति जो थी वो ध्यान की अवस्था में मिली है, ध्यान की, हमें ध्यान की अवस्था में योगी की मूर्ति मिली है। ये जो योगी की मूर्ति, इसने 100 रोडे हुए थे, 100 रोडे हुए थी, 100 रोडे हुए थे। उस पर कशीदाकारी का कार्य, कशीदाकारी, कशीदाकारी का कार्य हो रखा था। योगी की मूर्ति मिली, ध्यान की अवस्था में थी, 100 लोटे हुए थी, कशीदाकारी का काम जो है वो रखा था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भारतीय नर्तकी त्रिभंगा शैली में, नग्न अवस्था में, एक हाथ में चूड़ी, दूसरे हाथ में कड़ा, गले में हार मिला। ये इस जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, उसका निर्माण लोस्ट वैक्स टेक्निक, द्रवित मोम विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। योगी की मूर्ति ध्यान की अवस्था में मिली है, 100 लोटे हुए हैं, कशीदाकारी का कार्य हो रखा है। अब उसके बाद हमें यहां से मिला है पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ की जो मोहर थी उसको सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने क्या कहा था, आद्य शिव, आद्य शिव, प्रोटो शिवा, आद्य शिवा, प्रोटो शिवा जो है कहा था सर जॉन मार्शल ने। पशु जो नाथ का मंदिर है वो काठमांडू, काठमांडू नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ को जो है क्या कहा था, आद्य शिवा, प्रोटो शिवा जो है वो कहा था। हमें यहाँ से मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, विद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्रों के साक्ष्य, सूती वस्त्रों के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले। गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर मिले। कुम्हार के भट्टे, कुम्हार के हमें यहाँ से क्या मिले, भट्टे मिले। महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती वस्त्रों के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, कुम्हार के भट्टे। पशुपतिनाथ की मोहर मिली जिसे सर जॉन मार्शल ने आद्य शिवा, प्रोटो शिवा कहा था। काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित। तो ये हो गया हमारा मोहनजोदड़ो। अब आगे हम देखते हैं अगला सेंटर जो है, केंद्र, वो है बनवाली। बनवाली जो है ये हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के पास में, घग्गर नदी के, हरियाणा में घग्गर नदी के पास में स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी, जो उत्खनन किया गया था वो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ से हमें साक्ष्य जो मिले हैं वो हैं साक्ष्य
हल्के साक्ष्य, जो हल है वो है मिट्टी का, मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमें जौ, तिल एंड सरसों के साक्ष्य मिले हैं। तांबे के तीर, तांबे के तीर यहां से हमें मिला है कॉपर, कॉपर एरो। बार्ले, सीसम एंड मस्टर्ड के साक्ष्य मिले हैं, हल्के साक्ष्य, हल्के साक्ष्य मिले जो मिट्टी का बना हुआ है। जो इसका उत्खनन किया गया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में किया गया था। घग्गर नदी के पास स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है। यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।